नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की अहम खबरों के साथ। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दंतेवाड़ा में गमपुर में मुठभेड़ होने की खबर सामने आई है। पोस्टमार्टम हाउस के सामने ग्रामीणों ने बवाल कर दिया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि मृतक माओवादी नहीं किसान था। महुआ बिनने गए किसान को फोर्स ने गोली मारने की यह खबर सामने आई है। वहीं मृतक का भाई पुलिस फोर्स डीआरजी में पदस्थ है, यह भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। फोर्स फर्जी मुठभेड़ पर ग्रामीण आदिवासियों को मारती है, यह आरोप लगाया है ग्रामीणों ने फोर्स पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ होने की खबर सामने आ रही है, जिस पर आपको बता दें कि फोर्स पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है और दंतेवाड़ा गमपुर में मुठभेड़ हो गई है फोर्स और ग्रामीणों के बीच में पोस्टमार्टम हाउस के सामने, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मृतक जो है माओवादी नहीं था, किसान था। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में एक शख्स की मौत हो गई है और उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। ग्रामीणों ने फोर्स पर आरोप लगाए हैं कि वह जो है ग्रामीणों को प्रताड़ित करती है और उन्होंने ये भी कहा है कि महुआ बिनने गए किसान को फोर्स ने गोली मार दी। मृतक का भाई पुलिस फोर्स में पदस्थ था, ये भी जानकारी प्राप्त हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दंतेवाड़ा से गमपुर में मुठभेड़ में एक शख्स की मौत हो गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जमकर बवाल किया और फोर्स पर आरोप लगाए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने जमा होकर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बवाल किया है और उन्होंने फोर्स पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि मुठभेड़ में जिस शख्स को गोली मारी गई वो माओवादी नहीं बल्कि एक किसान था। जो लच्छू मरकाम है, वो लच्छू मरकाम की पत्नी ये है और ये कह रही है कि मेरा पति महुआ बीनने के लिए गया था और एक बांस का टुकड़ी लेके और उस पर ही पुलिस वाले ने गोली चला के नक्सली करार दे रहे। जो मेरा आदमी कोई नक्सली नहीं है, मेरा आदमी मतलब एक खेती किसानी है, वो बता रही है। तो इस तरह की वो जो घटना गमपुर गाँव की घटना हुई है। लेकिन पुलिस बोल रही है कि वहाँ पर एक महिला माओवादी मारी गई जो वर्दी में और AK-47 लेके खड़ी हुई है, जो फोटो जो वायरल हो रही है उसी के साथ में ये मुठभेड़ हुई है। तो क्या अंतर क्या है, कहाँ पे थे वो लोग, कैसे ये मुठभेड़ हुई? अगर पुलिस ये कह रही है कि एक माओवादी वर्दीदारी में थी, वो रही होगी तो फिर वो अलग मैटर हो सकता है। उतना बड़ा पहाड़ी इलाकों में कहीं पर भी वो रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी आदिवासी भाई लोग खेती बाड़ी और महुआ बीनते हैं, कहीं मछली पकड़ते हैं, कहीं लकड़ी लेने जाते हैं, पत्ता लेने जाते हैं, उस बीच में कहीं अगर माओवादी किधर रहे होंगे जो है, तो उसके बदले में क्या हमारे ग्रामीणों को मार के बोल देंगे कि वो माओवादी वर्दीदारी थी तो ये भी माओवादी है, तो गलत है ना। जो दो बंदूकें दिखाए जा रहे हैं, दो बंदूक तो बोल रहे 50-60 साल का है, जो एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो ये कहाँ से बंदूक लाएगा, ये उसकी बीवी कह रही है। तो ये पुलिस का काम है झूठ बनाना, और झूठ में तो माहिर है, झूठ अपना बना के दिखा रहे हैं। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस इनका तो पूरे झूठ से भरा हुआ कहानी है। जिसको आप किसान बोल रहे हैं वो मृतक, उसका भाई भी DRG में है क्या? चाचा ताऊ का लड़का भी DRG में है? यही तो बड़ा सवाल है। मैं तो सरकार से भी यही पूछना चाहूंगी कि आखिर हमारे आदिवासी को कब तक बांटते रहेंगे, कब तक वैसा करते रहेंगे। एक तरफ लच्छू मरकाम को जाके DRG का बल मतलब पुलिस फोर्स सही तो पूरा जाके उसको मार देती है, सीधा नक्सलीकरण। दूसरी तरफ मंगरू DRG में है, तो DRG वाला भाई अपना भाई को बचा नहीं सकता, मतलब वो भी गोली चलवा रहा है और या वो खुद भी जा रहा होगा। ये कैसा है? मतलब सरकार तो यही चाहती है ना, एक तरफ DRG में भी आदिवासी रहे, उधर भी रहे, दोनों के बीच में कैसे लड़ाई करके आदिवासी को खात्मा करना है और नक्सल के नाम पे, ये तो सरकार सोच के रखी है। तो सीधा सीधा बात है। अब यही चीजें हमारे बैरंगाड़ में हुआ था, इंद्रावती नदी तरफ, वहाँ पर भी DRG निकला और उसके भाई को मार दिया जाता है। यहाँ पर भी अब एक नया कहानी, नया रणनीति सरकार लेके आई है और सीधा सीधा DRG का भाई को ही मार दिया जा रहा है। और वो सुरक्षित नहीं है तो फिर और कौन सुरक्षित? उसके भाई बोल दे रहे हैं 1 लाख का इनामी और उसको बंदूक भी था। तो मंगरू से पूछा जाए, उसका भाई बंदूक पकड़ के चलाता था क्या? मंगरू है ना DRG में, आप लोग से मेरा अपील है, उनसे पूछिए उसका भाई सचमुच नक्सली था या नहीं था। किस हद तक झूठ बोल सकता है मंगरू और किस हद तक सच बोलता है, मैं भी तो देखूं।
कल इनकाउंटर हुआ था गमपुर के पास में, जो 2 डेड बॉडी लाए हैं, एक महिला है और एक पुरुष है। दोनों का भी यहाँ पे रखे मरचुरी में। एक घर वाले आए तो उनका पीएम करवा दिए हैं, घर वालों को भी डेड बॉडी सुपुर्द करवा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, ग्रामीण आए हुए हैं। क्या कुछ आरोप है सर, पैसे ऐसे लूटने के भी आरोप लगा ऐसा कुछ ग्रामीण आरोप तो लगा रहे हैं कि बोले पुलिस वाले ने कुछ पैसे वैसे घर से निकाल लिए हैं। उस संबंध में एसपी सर के नाम से एक लेटर दे रहे हैं और सोनी चूड़ी मैडम आई हुई एक लेटर बना रहे हैं। उस लेटर पे कार्रवाई किया जाएगी एसपी सर के माध्यम से। सर क्या समझाइश दी आपने जो ग्रामीण लौट रहे हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। खबर बीजापुर से है, जहां नेशनल हाईवे गाड़ी चालकों के लिए सरदर्द बन गया है। बस्तर के जंगलों और सड़कों से गुजरने से पहले नक्सलियों का खौफ होता रहता है, जिनके डर से लोगों को जान का खतरा बना हुआ है। बीजापुर लगातार विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में आप कई सवाल भी निकल कर, पिछले दिन एक मामला जो निकल कर आया है, जिस जगह पे मौजूद है NH 63 है या मोदकपाल का क्षेत्र है, यहाँ जो ब्रिज बनाया गया नदी पर, लोगों के लिए लाभ होगा। बड़ी वाहन जो बारिश के दिनों पार नहीं हो पाते थे उनके लिए बनाया गया, लेकिन यहीं पर एक ऐसा मामला निकल कर आया कि अब यहाँ बड़ी गाड़ियों को चलने वाले मालिकों के लिए सरदर्द हो चुका है। क्यों? क्योंकि लगातार पिछले दिन एक गाड़ी जो जा रही थी, वो गाड़ी यहाँ जो लोहे की जो चेम्बर लगाए वहां पर एक कीला नुमा जो ब्लेड से भी तेज है, वहां चक्का उसके संपर्क में आता है, उसके बाद उसका चक्का ब्लास्ट होता है। ऐसे में कई सवाल है कि आखिर वो लोग जो अपने रोजगार की अपने खुद की गाड़ियां जो है किराए में बेचते हैं, 2000 कमाने के चक्कर में 8000 की नुकसान है। वही ड्राइवर से हमने जब बात किया तो उन्होंने कहा कि 30,000 किलोमीटर जो चलने वाली चक्का है वो यहाँ पर इसके रडार पे आने से पड़ चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि विकास किन के लिए, विकास करने वाले इंजीनियरों के ऊपर या ठेकेदार के ऊपर किस पर आरोप लगाए, इस समझ से परे। ऐसे अब इस खबर के बाद किस तरह से विभाग या संबंधित लोग जो है इस पूरे जो बचे जो कील नुमा है उसे किस तरह से हटाते हैं, अब देखने वाली बात होगी। दिलीप बुरका बोल रहा हूँ। ये मेरी खुद की गाड़ी है और मैं बुकिंग में जा रहा था, तो जाते टाइम में ना वो पुल के ऊपर में जो वेल्डिंग के जो बचे वाले वो थे, उसके कट जाने से मेरा टायर नुकसान हो गया। 2000 का बुकिंग जा रहा था, मेरा 8000 रुपया उसमें एक नया टायर लग गया। क्या इसमें अगर ठेकेदार या इंजीनियर जो लोग है वो सही टाइम पर अगर सब कुछ अच्छा कर रहा है तो नुकसान नहीं होता? नहीं होता नुकसान, क्योंकि हर कोई भी कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है, तो वैसा किसी का नुकसान ना हो, करने वाले अच्छे से करना चाहिए। अभी आप क्या चाहते हैं और दूसरे का गाड़ी नुकसान सुधार दिया जाए। दंतेवाड़ा जिले में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी, क्षेत्रीय विधायक चेत्रा मटामी, बस्तर लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप भी दंतेवाड़ा पहुंचे। सबसे पहले सभी ने मंदिर में दर्शन कर मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। उसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। इस सम्मेलन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और बीजेपी सरकार के 3 महीने के कार्यकाल की उपलब्धि को बताया। मातारी वंदन योजना की सफलता को लोगों के सामने प्रमुखता से रखते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दंतेवाड़ा विधानसभा से 25,000 मतों से बढ़त दिलाने की शपथ ली। वहीं पूर्व कलेक्टर एवं वर्तमान में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने पुराने यादों को सहेजते हुए दंतेवाड़ा जिले से संबंधित अपने कलेक्टर रहने के दौरान जिन कार्यों को उन्होंने किया था उसकी उपलब्धि गिनाते हुए खुशी जाहिर की। जेसीआई स्टार कैपिटल बिलासपुर ने साल 2024 की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया और बता दें कि इसमें साल 2023 की कार्यकारिणी के उत्कृष्ट कार्य के लिए सदस्यों को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में नए सदस्यों को शपथ भी दिलाई गई। जेसीआई स्टार कैपिटल बिलासपुर ने नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया।
इसमें नए सदस्यों को शपथ भी दिलाई गई। बता दें कि साल 2023 की कार्यकारिणी के उत्कृष्ट कार्य के लिए सदस्यों को पुरस्कृत भी किया गया। जेसीआई अमिताभ दुबे ने इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जीके-टीएमटी के संचालक राजेश अग्रवाल को आमंत्रित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के युवा देश और समाज को सही दिशा में ले जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों ने अपने विचारों से युवा सदस्यों को प्रेरित किया। उसके साथ ही मुख्य अतिथि अमर अग्रवाल ने भी अपनी प्रतिबद्धता जताई। हर खबर छत्तीसगढ़ से विशेष चर्चा में जीके-टीएमटी के संचालक राजेश अग्रवाल और अमिताभ दुबे ने उद्योग, व्यापार, पर्यावरण और युवा गतिविधियों पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही सीनेटर और पूर्व अध्यक्ष रोहन शाह एथलीट ने अपने कार्यकाल पर खुशी जताई और कहा कि नई कार्यकारिणी के साथ सेवा के नए सोपान तय करेंगे। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पदाधिकारी और नागरिक शामिल हुए। बच्चों को मतलब यूथ मतलब 18 से 40 साल के युवाओं का ये ऑर्गेनाइजेशन है जेसीआई, जिसमें मैच्योरिटी तो होती है, लेकिन मैच्योरिटी के साथ में यदि उनको अपने जीवन को उड़ान को भरने के लिए पहले से ही वो सपने संजोने लग जाएं और उनका गोल सेट हो जाए, उन सपनों को वो जी करके देखना इसी उम्र में स्टार्ट करते हैं। इसलिए सपनों को जी के देखो का टैगलाइन मैंने युवकों के लिए बनाया। तो कहा यह जाता है कि सपना देखें और सपने देखें। अगर बच्चा वर्सेटाइल हो जाएगा, अपने तक गोल से भटक जाएगा। नहीं, ऐसा मानना तो नहीं होता है। यदि हम उनको ये सीख देते हैं कि अपने सपने जो ढूंढते हैं, मतलब गोल जो सेट करते हैं, उसमें एडामेंट होकर के रहें, कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी अप डाउन का पीरियड आ जाए, लेकिन हमारे अपने गोल या हमारे अपने जो सपने हैं उस पर यदि अड़ग रहे तो वो डेफिनेटली अचीव होता है। तो लक्ष्य एक रहे या मार्ग एक रहे? लक्ष्य और मार्ग एक होना चाहिए, लेकिन अलग अलग समय और परिस्थिति के हिसाब से अप डाउन उसमें किया जा सकता है, मूल्यांकन कर करके। जितना मूल्यांकन हम करते जाएंगे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस की गुंजाइश रहती है। ऐसा नहीं है कि एकदम दकियानुसी ख्यालात में होकर के एक जो गोल बना लिए हैं अचीव नहीं हो रहा है उसी में टिके हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि समय और परिस्थिति के हिसाब से जैसे चेंज होता है माहौल, वैसे सब अपने गोल को भी अपने हिसाब से अप डाउन कर सकते हैं। आप एक उद्योगपति हैं, पूरे विश्व में जो आप जो अभी परिदृश्य देख रहे हैं, युवाओं को अभी किस मोटिवेशन की जरूरत है? सबसे ज्यादा उनको मोटिवेशन की आज की आवश्यकता है पेशेंस रखने की। आज युवाओं में पेशेंस की कमी होते जा रही है। दैट रीजन वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं। दैट रीजन कि वो अप डाउन के डिसीजन जो उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं लेना चाहिए वो लेने लग जाते हैं और वो वहाँ पर धोखा खाते हैं और उससे उनको डिप्रेशन का शिकार होना रहता है या उनमें निगेटिविटी आती है। ये कारण यही है। जितना हम पेशेंस रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की चाहत रखेंगे तो अचीवमेंट ज़्यादा। स्कूली शिक्षा में क्या परिवर्तन चाहेंगे आप? स्कूली शिक्षा में क्या परिवर्तन चाहेंगे? स्कूली शिक्षा 100% आज की डेट में प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अभी तक जो थ्योरेटिकल या पुराने जीवन की पद्धति में जो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं होना है वो हम शिक्षा में पढ़े जा रहे हैं, परीक्षा में लिखे जा रहे हैं, उसको पढ़ करके मास्टर जो है नंबर देते हैं जिसकी उपयोगिता पूरे जीवन कुछ नहीं होना है। वैसे चीजों को हटा करके प्रैक्टिकल लाइफ में मानव मूल्यों से आधारित, व्यवहारिकता से आधारित, संस्कारित शिक्षा यदि हो तो वो बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। 1 डिग्री भी अगर तापमान का हेरफेर होता है तो पूरा जो मौसम का चक्र है वो 30 से 40 दिन बदल जाता है। कहाँ से हमको फिर से शुरू करना पड़ेगा? मौसम के बारे में जो आपके क्वेश्चन है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग, इसके बारे में सारे लोग जानते हैं, मानते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम को हम जानते हैं, हमने पॉलिसी बना रखी है, प्लान बना रखे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ा है इम्प्लीमेंट करने। और चूंकि ये तात्कालिक रिजल्ट नहीं दिखता, जैसे मैंने बोला कि आज कोई काम करना है तो वो उसका रिजल्ट अगर आज मिल जाए या कल मिल जाए तो आपके उससे बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन ये जो काम होता है इन्वायरमेंट के लिए काम करना, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। जैसे आज जो हम काम कर रहे हैं, जो हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका तत्काल लाभ आज नहीं होगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद समझ में आता है। इसलिए जब कभी हम देखते हैं तो कोई बाढ़ आ रहा है या कोई
पानी सैलाब जब आते हैं तो जो पॉलीथीन या कचरा हमने फेंका हुआ है, कुछ दिनों पहले भी व्हाट्सएप भी मैंने देखा था, तो जो बढ़ के वापस आता है तो उसमें एक लिखा हुआ था, व्हाट्सएप दिस इज द रिटर्न गिफ्ट ऑफ नेचर, जो मनुष्य ने दिया है उसको वापस मिल रहा है। एक एक चीज़ों पे आज अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा जरूरत है, ऐसा मेरा। यूरोप में बांधों को तोड़ा जा रहा है, फिर से बनाया नहीं जा रहा है, नदियों को जीवित किया जा रहा है, तो इकोलॉजी पे असर साफ दिख रहा है। हमारे यहाँ जो है और नए एनीकट बनाए जा रहे हैं और नए बांध बनाए जा रहे हैं। वहाँ की आवश्यकता और यहाँ की आवश्यकता में क्या बेसिक अंतर देखते हैं? 3 प्रकार से भारत होने चाहिए। एक तो ये भारत का जो गाँव का सिस्टम है, पुराने जो सिस्टम है, पुरानी जो टेक्नोलॉजी, उसको आज हम भूल चुके हैं कि जब भी कोई 40-50 करोड़ का एक गाँव बनता था तो 4-5 तालाब बनते थे। आज बड़ी बड़ी हजारों कॉलोनी बन जाती है, एक नया तालाब नहीं बनता। ये नेचुरल रिसोर्सेज है कि बारिश का जो पानी है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं प्रसाद है, इसको स्टोर करना चाहिए नेचुरल तरीके से। हम जब इसका दूसरे देशों से कॉपी करते हैं कि उस देश ने ऐसा किया, हमको भी ऐसा करना चाहिए, तो ये निश्चित रूप से जरूरी है कि नकल अकल के साथ होनी चाहिए। हमारे देश, हमारी परिस्थिति में क्या चीज़ें हैं, तो जान समझ के करना ज़्यादा बेटर है। युवाओं की कौन सी चीज़ आपको प्रेरित करती है? युवाओं की सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे प्रेरित करती है वो है उनकी इंटेलिजेंस, उनकी लर्निंग कैपेसिटी। कई बार हम इसकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हमसे 10 गुना आगे, उनका ब्रेन बहुत आगे है। मैं जब बालक था, मुझे आज भी याद है कि घर के टीवी मुझे छूने नहीं मिलते थे। मेरे पापा बोलते थे, बेटा खाली नीचे बैठ, हम खाली टीवी देखने का काम करते थे। टीवी के बटन को ऑन करना और ऑफ करना, घर के लोगों को डर लगता था कि बच्चा बिगाड़ डाले। आज मेरे पास जो मोबाइल है, भले वो 1 लाख रुपए का मोबाइल हो, 50,000 का मोबाइल हो, 60,000 का मोबाइल हो, मैं जब ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाता ना, तो मेरा छोटा वाला बेटा मुझे गाइडलाइन देता है कि पापा से कैसे ऑपरेट करें। ये न्यू टेक्नोलॉजी आज जो नए बच्चे के पास में है, एजुकेशन जो नए बच्चे सीख रहे हैं, हाईली टेक्निकल हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। एक चीज भारत में और यूरोप के बच्चों में या जिसको हमें कह सकते हैं मेंटेलिटी में एक अंतर है। वो अगर कोई चीज शुरू करते हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो इंटरनेशनल कारपोरेशन के रूप में कराते हैं। इनकॉर्पोरेशन रहता है उनका, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करेंगे, इस ढंग से वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और भारत में होता है तो प्राइवेट लिमिटेड या एंडसन। शुरू से ही भारत की पद्धति गुरुकुल के टाइम से ही वो रही है कि पहले वसुधैव कुटुंबकम की बात एक मानवता के दृष्टिकोण से, संस्कार को पैदा करने के दृष्टिकोण से है। मैं जेसी सेनेटर रोहन शाह, बिलासपुर स्टार कैपिटल 2023-2024 प्रेसिडेंट। पिछले साल का जो कार्यकाल था वो बहुत ही कम समय था, लेकिन हमने कार्यकाल में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके पूरे जोन और पूरे नेशनल और पूरे इंटरनेशनल में अपना नाम छापा है। और काफ़ी जगह में हम लोग को रिकग्निशन मिला है कि हम इतने कम समय में बहुत सारी जगह में हम लोग ने काम किया एज पर जोन और नेशनल के प्रोटोकॉल्स को देखते हुए। क्या इच्छा थी करने की और क्या रह गया? इच्छा ये थी कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं एक स्कूल क्लासरूम बनाऊंगा, जिसमें 4 क्लासरूम का हमने स्टेज 3 पार कर लिया है। अभी 2 स्टेज और हैं जिसमें हमको कलेक्टर से अनुमति मिल जाएगी बहुत जल्दी। और मैं क्लासरूम उस चिचिरदा स्कूल में जहां लगभग 72 से बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं वहाँ पे, उनको वहाँ पे क्लासरूम प्रोवाइड कराने का मैंने संकल्प लिया हुआ है। तो इस साल मैं उसको पूरा करके ही रहूँगा। देखा ये जा रहा है कि शिक्षा के बजाय जो पेयजल है उसकी समस्या चारों तरफ है। आपका ध्यान कभी नहीं है कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाती? हमने बहुत सारी चीजें हैं हमें एजेंडा में जो बना के रखी है, जो इस साल हम लोग बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोग प्लान आउट किए हैं। प्रायोरिटी पे क्या है? प्रायोरिटी में हमने स्कूलों में जाके बच्चों को ट्रेनिंग देने की प्लानिंग की हुई है। बहुत सारे ऐसे स्कूल में है जहाँ आज के डेट में स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मुझे क्या करना है, उसके ऊपर हम लोग ने प्लानिंग की है। यूथ के लिए हमने एक बिजनेस ट्रेनिंग का प्लान किया हुआ है और सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग का प्लान किया हुआ है। पब्लिक स्पीकिंग में कैसे बात करना है, कहाँ कैसे बोलना है, क्या उसके लिए एक्शन प्लान होता है, उसके ऊपर हम लोग ने पूरी प्लानिंग करके रखी है, जो कि इस साल हम लोग हर महीने कुछ न कुछ ट्रेनिंग क्लासरूम में कराएंगे। गर्ल्स यूथ भी मेंबर है इस क्लब की, उनका सहयोग कैसे मिलता है? उनका जो सोचने का तरीका है, क्या वो करना चाहती है या क्या उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए यहाँ पर? देखिए, मेरे साथ मेरी वाइफ भी जुड़ी हुई है हमारे क्लब में, और हम लोग का एक ही उद्देश्य रहा है कि हमें इस संस्था के थ्रू हमको सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर में बहुत काम करना है। प्लस उनका सहयोग बहुत ज़्यादा रहा है
पिछले साल बहुत लेट ज्वाइन की है और हमारे साथ सुप्रिया मैम है जो कि वो एडवोकेट है, वो भी अपना पूरा समय निकाल कर कोर्ट का समय देते होने के बाद भी यहाँ पर आके हमको बहुत ज़्यादा समय देती है। नौशीन मैम करके अभी हमारे नागपुर से बिलासपुर में शिफ्ट हुई है, जो कि वो भी JCI मेंबर है और अभी वो वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल का पद लेकर अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो उनका आपको क्या लगता है कि और यूथ को इस क्लब में जुड़ना चाहिए? बिल्कुल, ये ऐसा संस्था है जो बहुत पुरानी संस्था है। आज वर्ल्ड लेवल में कई लोग इसके अंदर में जुड़े हुए हैं और हमको एक व्यक्तित्व में जो बोला जाता है ना कि जमीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, वो ये संस्था सिखाती है। और एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हमको ये बोलती है कि जितना गलती आप कर सकते हो आप यहाँ के करो, चाहे आप स्टेज में माइक पकड़ के बोल रहे हो, चाहे आप किसी से बातचीत कर रहे हो, चाहे आप ट्रेनिंग दे रहे हो, जितनी गलती आप यहाँ आके कर सकते हो ये संस्था हमको सिखाती है कि आप यहाँ आप गलती करो, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे उसको ठीक करना है। 1 साल का अनुभव कैसा रहा? 1 साल का अनुभव, अभी 1 साल तो मेरा होने जाएगा, बट हमारा जो मैंने कहा अभी कि जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा ही करके किया बिलासपुर में और कम समय में बहुत नाम कमाया बिलासपुर स्टार कैपिटल में। संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट हूँ और अभी इस साल में उसका 3 गुना करने की पूरी कोशिश मैं रखता हूँ। इस JCI स्टार कैपिटल बिलासपुर के कार्यक्रम में कई नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई और उनसे कामना की जा रही है कि साल 2023 में जैसा रिजल्ट रहा है वो उससे बेहतर ही काम करके दिखाएं, क्योंकि साल 2023 की कार्यकारिणी के उत्कृष्ट कार्य के लिए सदस्यों को पुरस्कृत भी किया गया है, तो लाजमी है कि आगे में बेहतर की उम्मीद की जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।